हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरपी यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 30 जो क्वेश्चन थे उसकी सीरीज सेकंड। तो आज की सीरीज़ में अपन बात करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की। लास्ट जो अपनी सीरीज़ थी 30 क्वेश्चन जो फॉरेस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना जो पार्ट सेकंड है या सीरीज सेकंड है वो लेके आए हैं। तो आज उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। लास्ट जो वीडियो था उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और स्टूडेंट्स ने और डिमांड की है कि सर नेक्स्ट जो सीरीज़ है या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉरेस्ट्री के वो सोल्व करवाइए। तो आज के अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे कि जो आपके फॉरेस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं आपको जल्दी ही अवेलेबल करवाऊंगा, जो अपने ऐप पे जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अपना जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री नया ऐड हुआ है तो स्टूडेंट को इतनी अवेयरनेस नहीं हो पाती है कि अपन किस प्रकार के क्वेश्चन है वो याद करने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से होंगे उन्हीं को वहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो जल्दी ही आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका जो फॉरेस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या टेस्ट सीरीज है वो जल्दी ही अवेलेबल होने वाली है। तो आज के अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, तो इसमें देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे द सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज डिसाइड इन 1952। तो आपको हर चीज़ याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था जिसने 1952 में ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, एज पर विच डैश लैंड ऑफ शुड बी अंडर फॉरेस्ट फॉर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि जो सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसने 1952 में ये डिसाइड किया कि जो आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका इतना परसेंट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए होना आवश्यक है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि वो कितना परसेंट एरिया है वो कवर करने चाहिए। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितना परसेंट एरिया, 33% एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बार बार ये क्वेश्चन बताया जा रहा है और ये 2 बार ये क्वेश्चन जो है आपके IBPS SO में क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 के अनुसार कितने परसेंट एरिया जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसका कितना परसेंट एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। देखिए अपन बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है उसकी इन हिली एरियाज। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन में ही यहाँ पे आंसर दे दिया, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। इन हिली एरियाज ये पूछा गया है कि कितना परसेंट एरिया जो है वो ट्री कवर होना चाहिए। हिली एरियाज में बात करें, ये बात कर रहे हैं अपन जो नॉर्मल आपका प्लेन एरिया है तो वहाँ पे तो कितना होना चाहिए 33%। और यहाँ पे देखिए मैंने गलती से यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही आंसर डाल दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 60%। यानी कि हिली एरियाज में जो ट्री कवर है वो जितना एरिया है वहाँ का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 60% एरिया किससे कवर होना चाहिए, आपके फॉरेस्ट ट्री से कवर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करें यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ एनकरेज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो कब चला। आगे अपन देख लेते हैं, टू इंश्योर दैट नो रिजर्व फॉरेस्ट। अब देखिए रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं ये आपको बता दिया गया है कि जो गवर्नमेंट लॉ होते हैं या जो फॉरेस्ट लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एरिया होता है उसको ये डिसाइड कर दिया जाता है कि इस एरिया में आपका जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, चाहे उसमें फॉरेस्ट हो चाहे नहीं हो। और सारा जो उसका सिस्टम जो होता है वहाँ का जो कमांड होती है उसकी जो निगरानी होती है वो किसके, फॉरेस्टर या जो रेंजर होता है उसकी निगरानी में होता है। तो इंश्योर दैट नो रिजर्व फॉरेस्ट कैन बी डाइवर्टेड टू एनी टाइप ऑफ forest and that no forest land can be used for non forest purpose। यानी कहने का मतलब कि एक एक्ट ऐसा पारित हुआ जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत ये गाइडलाइन दी गई कि आपका कोई भी फॉरेस्ट जो एरिया है या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसको किसी भी प्रकार का जो अदर यूज़ है उसमें यूज़ नहीं लिया जाना चाहिए।
तो ये पूछ रहा है कि वो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कब रिलीज हुआ, कब उसको अप्लाई किया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 1980, 1927, 1952 और 2005। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 1980। यानी 1980 की जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट गाइडलाइन थी उसके अंतर्गत ये बताया गया आपको कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसका किसी भी प्रकार का नॉन फॉरेस्ट जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, और उस एरिया में जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है उनका जो केयर और मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट की द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसी प्रकार का उसमें जो आपका रूरल है या अर्बन जो है वो उसमें एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अब देखिए यहाँ पे जो अपन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट अपना चैप्टर बाकी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट अपन देखेंगे उसमें कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं फॉरेस्ट के, जिसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट अपन अपना जो पर्पज है वो किस लिए है कि आपको टिम्बर चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, वहाँ से फ्यूल वुड चाहिए होती है। तो आपका जो एनर्जी आपको जनरेट करनी होती है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं उनका क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, यानी कहने का मतलब कि कौन से सोर्स से आपको कितनी एनर्जी मिलती है और कौन सा सोर्स आपके कितनी मात्रा में यूज लिया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल पूछी जाती है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपकी जो लकड़ी है या जो आपका फ्यूल है उससे आप कितना इंडिया में कंजप्शन होता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे विच वन इज द इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपके जो करेक्ट है वो दिए गए हैं और इनकरेक्ट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कोल, तो कितना होता है ये आपको एक एक वैल्यू याद भी रखनी है, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कोल जो है वो कितना परसेंट इंडिया में जो है वो यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट कितना है ये, और 5 है, तो ये तो कितना लिया जाता है आपके लगभग 17% है वो कोयला यूज लिया जाता है। इसी प्रकार अपन बात करें वेजिटेशन जो वेस्ट होता है वो 11.5% यूज लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो लगभग 15.7%, ऑयल की बात करें 10%, और काऊ डंग है वो 8.7%। अब देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा जिक्र करें, अपन ने जब फॉरेस्ट प्लांट जब पढ़े थे, फॉरेस्ट का जो अपन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे या फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन जो पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने बात की थी कि काऊ डंग जो मोस्ट ऑफ दी किसके लिए यूज़ हो रहा है, आपके सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ हो रहा है, उसको जलाने के लिए जो है यूज़ लेते हैं। तो आपका जो फॉरेस्ट है उसका यही ऑब्जेक्ट है, फॉरेस्ट जो प्लांट आप ग्रो करोगे तो जो काऊ डंग जो एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ हो रहा है उसको प्लांट के न्यूट्रिएंट के रूप में यूज़ किया जाए, और जहाँ पे जलाने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो काऊ डंग, तो उसकी जगह अपन फॉरेस्ट जो प्लांट है या फॉरेस्ट जो वुड है उसका यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपरली वो अवेलेबल हो सके। तो देखिए लगभग 8.7% है वो काऊ डंग जो है वो यूज़ लिया जाता है। इसी प्रकार बात करें वुड है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ लिया जा रहा है वो किसका लिया जा रहा है, यहाँ पे वुड का। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे कम एनर्जी का जो सोर्स के रूप में यूज़ लिया जा रहा है वो क्या है, काऊ डंग। तो ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग लोवेस्ट यूज इन सोर्स ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो इनमें से सबसे कम या सबसे ज़्यादा आपको पूछ लिया जा सकता है, या फिर पर्टिकुलरली आपको ये सब पूछ लिया जा सकता है। तो आपको यह उतार लेना है किसी नोटबुक में कि आपकी जो एनर्जी के सोर्स के रूप में जो अपन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो कॉल है वो इतना %, वेजिटेशन वेस्ट है वो इतना, इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, काऊ डंग और वुड जो है ये लगभग देखिए आपको 37.6% जो है वुड सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इंडिया में यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, इसमें से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें एरिया कवरिंग प्रैक्टिकली ऑल अनकल्टिवेटेड और अनटेंडेड लैंड कवर्ड विद द रेदर टॉल एंड डेंस ट्री ग्रोथ, यानी कि कोई एरिया जो आपके किसी एरिया को किसी टाल प्लांट से या उनकी जो ग्रोथ है उनसे कवर हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए
फर्स्ट है फॉरेस्ट, गार्डन, एग्रोफोरेस्ट्री और ऑल ऑफ दीज। तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि इसमें देखिए यहाँ पे टाल और डेंस ट्री ग्रोथ, जहाँ पे भी प्लांट्स की जो डेंसिटी का जो वर्ड आता है तो वो किससे रिलेटेड होता है, आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट का जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें वेरी डेंस था, मॉडरेट डेंस था, ओपन फॉरेस्ट था, स्कब और नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं तो आपको, अब देखिए यहाँ पे राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी लैंड, यानी फॉरेस्ट को अपन कम्युनिटी लैंड पे लगाए या फिर अपन कहाँ लगा रहे हैं, पब्लिक लैंड पे लगा रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट्री का कौन सा टाइप होगा। ठीक है, तो सोचिए कौन सा टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और सिल्वी कल्चर। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, सबसे पहला है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जो अपन यूज करते हैं। यूज का अर्थ है कि जो फॉरेस्ट अपन ग्रो कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन फिर किस प्रकार करेंगे। तो देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी पब्लिक लैंड या जो गवर्नमेंट लैंड होती है उस पे अपन फॉरेस्ट प्लांट है उनको ग्रो करते हैं और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम्युनिटी के लिए, समाज कल्याण के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार बात करें अपन फार्म फॉरेस्ट्री, तो फार्म फॉरेस्ट्री जो होगा उसके लिए टर्म आएगा ऑन फार्म। ठीक है, ऑन फार्म जो है अपन यूज लेते हैं। इसी प्रकार अर्बन फॉरेस्ट्री है तो किसी ग्रामीण इलाके में अपन यूज करते हैं। इसी प्रकार सिल्वी कल्चर जो है, सिल्वी कल्चर का मतलब होता है अपन ट्री वगैरह ग्रो करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से याद करना है। दूसरी चीज अपन बात करें तो जो क्वेश्चन होते हैं उनको याद रखने के साथ साथ जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, देखिए टॉपिक्स में अपन पढ़ते हैं जनरली ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार की स्टडी अपन करें, तो आप पैटर्न क्रिएट कीजिए, एग्जाम का पैटर्न क्रिएट कीजिए कि इसमें क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन भले ही आपको याद नहीं हो, लेकिन अगर आपको पैटर्न पता है तो आप उसके आसपास पहुंच जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे विंड ब्रेक इज द प्रोटेक्टिव प्लांटेशन। सब पता है आपको कि विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट्स होते हैं वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें अपन जो हाई स्पीड विंड होती है उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो क्या होती है कि उस जो आपकी विंड वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करे और आपकी जो मैन क्रॉप है वो डैमेज से बच जाए। तो यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, यही लिखा हुआ इसमें। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि वो कितनी मीटर हाइट, कितनी मीटर जो हाइट जो एरिया है उस पर कितनी डेंसिटी पे अपन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्पेस एट हाउ मच मीटर डिस्टेंस। जो यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें देखिए 4 to 5 मीटर, 0.5 to 2.5, 5 to 6 और 10 to 20 मीटर्स। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना होता है, 0.5 to 2.5 मीटर पे अपन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार की। देखिए विंड ब्रेक्स में जब अपन ने डिस्कस किया था तो उसमें जनरली क्या होता है कि अपन 2 लाइन जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये 2 लाइन जो अपन ग्रो कर रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो कितना हो सकता है, 0.5 to 2.5 मीटर का जो है अपन डिस्टेंस रख सकते हैं और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है जो आपको भली बात से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, रिमूवल ऑफ ट्री आइदर सिंगली और स्मॉल ग्रुप्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। यानी कहने का मतलब कि किसी फॉरेस्ट एरिया में अपन कुछ एरिया का किसी पार्ट या फिर अपन कंप्लीटली जो है उस एरिया को क्लीन करना या उसको हटाना, इसको क्या बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा अपन बोलते हैं। रिमूवल वर्ड जो आया है, रिमूवल ऑफ ट्रीज, रिमूवल ऑफ ट्री, तो कौन सी प्रैक्टिस में अपन जो ट्रीज वगैरह है उनको कंप्लीटली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लॉगिंग है, पोलार्डिंग है, कॉपाइसिंग है और फेलिंग है। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, पोलार्डिंग पता है आपको, कॉपाइसिंग पता है, तो कौन सा हो जाएगा, फेलिंग। यानी कि किसी एरिया से अपन कंप्लीटली जो ट्रीज वगैरह है उसको हटाना किसको बोलते हैं, अपन फेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
देखिए पहले भी मैंने बताया था आपको कि आपको टर्मिनोलॉजी है वो याद करनी है, शायद आपने कर ली होगी। द अपर ब्रांचेस, द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द बोल। कहने का मतलब कि जो प्लांट का बोल होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि बोल क्या होता है, तभी आप आगे सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे अपन बात करेंगे, तो इस वाले पार्ट को यानी कि इस जो क्राउन एरिया है यहां से इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन कॉलर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, कॉलर। तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट है जहां से जो ब्रांचिंग है वो अपीयर होती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बोल, यानी कि स्टेम ऑफ ट्री, मैन स्टेम भी बोल सकते हैं। तो मैन स्टेम जो होता है, तो इसमें दे रखा है अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द बोल, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा है, देखिए स्टेम, क्राउन, पोल और रूट्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार अपन बात करें स्टेम भी नहीं होगा, क्योंकि अपन ने बात कर ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्राउन। ठीक है, क्योंकि आपको जो पता है कि जो ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें कई प्रकार की ब्रांचें होती है, सब ब्रांचें होती है, मेन ब्रांचें होती है, तो वो एक मिलके एक जो डेंसिटी क्रिएट करता है, एक जो भार जो होता है, तो उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्राउन बोलते हैं। और मैंने बताया था आपको कि क्राउन क्लीनिंग क्या होती है, किस लिए अपन यूज करते हैं, कि ये जितना डेंस होगा, ये जितना डेंस होगा उससे क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रोसेस में इफेक्ट होगा। किस प्रकार इफेक्ट होगा कि आपके जो प्लांट है वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि कुछ ब्रांचें हैं अपन हटा देते हैं, यानी जो क्राउन्स हैं उनको क्या कर देते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं, और उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं अपन, क्राउन क्लीनिंग, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया सो कॉन्स्टिट्यूट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आइदर फॉरेस्ट लॉ, यानी कि एक ऐसा एक्ट या जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अपन किस प्रकार का फॉरेस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं। तो अपन ने जब बात की थी फॉरेस्ट की, तो उसमें जो ऑनरशिप होती है या जो फॉरेस्ट का जो टाइप होता है जिसने डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग किसी एरिया या जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट को कैटेगरी दी गई है, तो इनमें से कौन सी है। तो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है, वो क्या होता है कि वहाँ पे अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिल रहा है। तो इस प्रकार का फॉरेस्ट अपन ने बात की थी कि जहाँ से अपन प्रोडक्शन लेते हैं या प्रोटेक्शन अपन प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। इसी प्रकार बात करें अनरिजर्व फॉरेस्ट, जिसका कोई जो है ओनरशिप नहीं होती है, ओनरशिप जो है वो स्वयं की होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है एस्थेटिक फॉरेस्ट, जो किसी एस्थेटिक व्यू के लिए यानी सुंदरता प्रदान करने के लिए अपन लगाते हैं, उसको बोलते हैं अपन एस्थेटिक फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिजर्व फॉरेस्ट। मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट जो है वो एक रूल रेगुलेशन के अंतर्गत किसी एरिया को अगर डिसाइड करती है कि ये वाला जो एरिया है वो किसका है, फॉरेस्ट का है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं अपन, आगे अपन देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन रीजनरेशन इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। कहने का मतलब कि जो अपन फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहे हैं, लास्ट जो अपना टॉपिक यही था रीजनरेशन, तो उसमें जो नए फॉरेस्ट यानी उसी एरिया को अपन नए फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर अपन बात करें तो सीड से अपन ले रहे हैं। अपन ने उसमें बात की थी नेचुरल मेथड या आर्टिफिशियल मेथड की बात की थी, उसके बाद में बात की थी अपन सीड से भी लेते हैं और जो नेचुरल तरीका है उससे या कोपाइसिंग फॉरेस्ट है उससे भी यूज लेते हैं। तो सीड से जिसको जनरेट करते हैं उस फॉरेस्ट का टाइप क्या होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन कोपाइस फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, हाई फॉरेस्ट और नन ऑफ दीज। थोड़ा सा आंसर आप भी दीजिएगा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि कोपाइस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, कि जिसमें अपन कोपाइसिंग जो है वो यूज लेते हैं, कोपाइस अपन यूज करते हैं रीजनरेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोपाइस फॉरेस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार बात की अभी रिजर्व फॉरेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल किसको बोलते हैं अपन, रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा हाई फॉरेस्ट। यानी अपन जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं
वो अगर सीड से अपन ओरिजिनेट है, वो सीड से ओरिजिनेटेड है, तो वो किस प्रकार का टाइप होगा, वो हाई फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जो टाइप्स हैं उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। उसमें आपके क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है, यूज़ के अकॉर्डिंग भी है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद करनी है। इसी प्रकार हाई फॉरेस्ट यहाँ पे आया है। उसी प्रकार जैसे लास्ट ईयर जो टॉपिक था, लास्ट 30 क्वेश्चन थे, उसमें था एक प्योर जो आपका फॉरेस्ट। तो उसमें अगर अपन बात करें तो एक जो स्पीसीज है वो मोर देन 80% किसी एरिया में डोमिनेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर फॉरेस्ट बोल रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। तो हाई फॉरेस्ट किसको बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से याद करना है, और आपको मैंने क्लासिफिकेशन जो है वो डिटेल में पढ़ाया है। चलिए, रिजर्व फॉरेस्ट इज एन एरिया विथ कंप्लीट प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू चैप्टर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब देखिए, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो वहाँ मैंने बात की थी आपका जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927, तो उसके अंतर्गत क्या है कि कुछ गाइडलाइन दी गई है। अब देखिए, आप जो स्कीम जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर स्टडी करेंगे तो उसके कई भाग होते हैं, ठीक है। जैसे अपन किसी भी स्कीम की अगर अपन बात करें तो उसके अपन पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो वो चीज़ें होती है। तो उसमें फर्स्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है कि ये स्कीम इससे रिलेटेड है, और उसके बाद में उसमें अलग अलग क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो आप कह सकते हैं जैसे जिस प्रकार आपके जो संविधान होते हैं उसमें जो अनुच्छेद होते हैं, तो उसी प्रकार ये जो आपका फॉरेस्ट एक्ट है 1927, तो उसके अकॉर्डिंग यानी इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो क्या होना चाहिए, या इस प्रकार की सिचुएशन अगर होती है तो क्या होना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड जो है एक्ट बोल सकते हैं अपन, वो था। तो अगर इसको समझने के लिए क्या किया गया कि अलग अलग चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया कि इस चैप्टर में जो है अपन इस सिचुएशन की बात करेंगे या ऐसी कंडीशन अगर होगी तो उसमें इसके अकॉर्डिंग ये, तो ये जो गाइडलाइंस थी तो उनको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अलग अलग इसके चैप्टर हो गए, तो कौन से चैप्टर में कौन से फॉरेस्ट की बात की गई है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ए रिजर्व फॉरेस्ट इन एन एरिया विद कंप्लीट प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू विच चैप्टर, यानी कौन से चैप्टर में बात की गई। सीधा सा बात है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसका चैप्टर जो है वो कौन सा है, फॉरेस्ट जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग किस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, चैप्टर सेकंड। तो रिजर्व फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें तो चैप्टर सेकंड के अंतर्गत इसका जो जिक्र है वो किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि रिजर्व फॉरेस्ट है वो चैप्टर सेकंड में जिक्र किया गया है। इसी प्रकार अपन बात करें दूसरा जो टाइप है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो कौन सा चैप्टर है उसके अंतर्गत जो है इस फॉरेस्ट को अपन यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है कौन से चैप्टर में कौन से फॉरेस्ट की बात की गई है ये आपको मैं एक बार से दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, देखिए इसका नाम है डायोस्पायरस मिलोनोजेलोन जो है लीव्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूस, यानी कि आपको मैंने बताया था आपको चैप्टर में कि आपको जो साइंटिफिक नेम है प्लांट्स के वो याद करने हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको ये पता है कि ये किसका साइंटिफिक नेम है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आपको स्किप ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ये एक प्लांट है जिसकी अभी अपन बात करेंगे कि ये कौन सा प्लांट है। तो ये जो प्लांट है वो कौन सा है, तेंदू, ठीक है। अब आपको ये सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि तेंदू जो प्लांट है उनकी लीव्स से क्या बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, पल्प है, बीड़ी है, बायोडीजल है और क्या है, गम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बीड़ी। लास्ट ईयर आपके प्री पीजी में पूछा गया है कि तेंदू जो है
जो बीड़ी है वो किसकी लीव से बनाई गई जाती है, तो आपको याद रखना है कि ये इसका डायोस्पायरस मिलेनोजेलोन जो है उससे क्या बनाया जाता है, आपका बीड़ी बनाई जाती है। तो साइंटिफिक नेम आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई समाधान मेरे पास नहीं है। आगे देखिए, लेक इज द रेसिनस सेक्रेशन ऑफ द लेक इंसेक्ट विच फीड ऑन फॉरेस्ट ट्री पार्टिकुलरली ऑफ। कहने का मतलब जो फॉरेस्ट प्लांट्स पे अपन क्या कर रहे हैं, लेक कल्चर, लेक जो कल्चर करते हैं उसको किस प्लांट पे अपन फीड करवाते हैं, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ये देखिए आपको नाम दिए गए हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये नाम किसका है, ये किसका है और ये किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ब्यूटिया जो मोनोस्पर्म है उस प्लांट पे लेक जो इंसेक्ट पाला जाता है वो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है वो अपना अभी बाकी है, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी ही अपन इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बात करें, सिल्क इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री फ्रॉम द। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो जो सिल्क अपन ऑब्टेन करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लांट की लीव्स से, प्लांट की रूट से, उसके बाद में दिया गया है कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म जो होता है जिसको कहाँ पाला जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्म पे पाला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है, सिल्कवर्म इज राइज्ड ऑन द प्लांटेशन फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिल्कवर्म की और वहाँ पे अपन ने बात की थी आपका लेक की। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो सिल्कवर्म को कहाँ पाला जा रहा है, यहाँ पे आपके ये देखिए टर्मिनेलिया एलाटा और मोरस एल्बा पे पाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। लेक कल्चर को पाला जा रहा है आपके ब्यूटिया मोनोस्पर्म पे और ये क्या है आपका सिल्कवर्म। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सोटिक्स फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज बॉट इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री। यानी कि अपन जो अपनी कंट्री है उसमें जो बाहर के प्लांट अपन खरीद के ला रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूकेलिप्टस, कैसूनच, ऑस्ट्रेलियन बबूल, सिल्वर ऑक, पाइन्स और पॉपुलर। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे फॉरेन कंट्री से खरीदे हुए आपके फॉरेस्ट प्लांट है, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको ये याद करना है कि ये प्लांट है वो क्या है सारे एक्सोटिक जो है वो ट्री स्पीसीज है। तो ये आपको याद करने हैं। आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटिक ट्रीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, यूकेलिप्टस है, कैसूनट है, ऑस्ट्रेलियन बबूल, सिल्वर ऑक, पाइन्स और पॉपुलर। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सोटिक है। आपका जो इंडिया वाले है वो है बबूल है, नीम है, तो उसको अपन बात करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में है, व्हाट इज द अलार्मिक रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। कहने का मतलब कि जो लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कितना हो रहा है उसकी अलार्मिक जो रेट है। अलार्मिक रेट का मतलब है कि कितनी मात्रा में आपको वहाँ से जो डिफॉरेस्ट है वो हो रहा है, इसका जो पता चलता है उसको बोलते हैं अपन अलार्मिक रेट। जैसे अलार्म नहीं होता अपने वैसे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 मिलियन हेक्टेयर, 2.5 मिलियन हेक्टेयर या फिर 3.5 और आपका 5.5 हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर जो है वो क्या है आपकी अलार्मिक रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैटर्न ऑफ लैंड यूज एंड ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स अंडर विच प्लॉट्स ऑफ लैंड आर क्लियर्ड। एक एक चीज को आपको समझना है। कल्टीवेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द राइजिंग क्रॉप्स आफ्टर विच द लैंड आर अलाउड टू रीसेट लॉन्गर देन पीरियड ऑफ कल्टीवेशन। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अपन किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए उस एरिया को क्लीन करते हैं, उसके बाद में अपन उसमें कुछ साल तक क्या करते हैं, क्रॉप लेते हैं, और जब उसकी प्रोडक्टिविटी
ख़त्म हो जाती है उसके बाद में वहाँ पे उस जो लैंड है उसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, उसमें किसी प्रकार का अपन कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत कौन सा होता है? ऑप्शन अपन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, टोग्या कल्टीवेशन, फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तो बर्निंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन भी अपन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आपको 2 या 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है कि किस प्रकार का इसमें कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद में है हिल कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाई। कहने का मतलब इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है कि जो आपका हिल कल्टीवेशन था, अब देखिए आपको नाम पता होना चाहिए कि हिल कल्टीवेशन किसको बोलते हैं। आपका जो टोग्या सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं? हिल कल्टीवेशन बोलते हैं। और साथ ही उसके नाम जो है वो क्या क्या है वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो ये आपको एग्जाम्पल या साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका? डी.आर. ब्रैंडीज। तो डी.आर. ब्रैंडीज ने है, उसने सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। उसके बाद में है द फर्स्ट टोग्या प्लांटेशन वॉज राइज्ड इन 1896। आपको ये ईयर जो है वो भी याद रखना है कि आपका जो टोग्या है उसका सबसे पहले जो प्लांट ग्रो किए गए हैं वो कब किए गए हैं? 1896 में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किए गए हैं, कर्नाटका में, नॉर्थ बंगाल में या आसाम में। तो सबसे पहले जो किया गया वो कब किया गया? 1896 में और नॉर्थ बंगाल में किया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन साउथर्न इंडिया द सिस्टम इज नॉन एज कुमारी। तो किस सिस्टम को अपन कुमारी बोलते हैं? तो आपका जो टोग्या सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? साउथ में कुमारी बोलते हैं। साथ ही मैंने बात की थी कि पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें ये किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपको उस वाले वीडियो में टोग्या कल्टीवेशन है वहाँ से आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टोग्या कंसिस्ट ऑफ द लैंड प्रिपेयर्ड फॉर ट्री प्लांटेशन ग्रोविंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर हाउ मच ईयर आफ्टर ट्री प्लांटेशन एंड मूविंग ऑन द अनदर एरिया टू रिप्लेस द साइकिल। कहने का मतलब कि जो ये सिस्टम अपन ट्रेडिशनल टोग्या अपन फॉलो जो कर रहे हैं उसमें जो अपन क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं, क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं तो वो कितने साल तक करते हैं और उसके बाद में अपन उस एरिया को छोड़ के नेक्स्ट में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन समझना है। उसके बाद में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। तो 5 से 6 साल के लिए अपन क्या करते हैं? उसमें ग्रो करते हैं। 1 से 3 करते हैं, 6 से 7 करते हैं, 10 से 12 साल तक क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। देखिए टाइम किसका पूछ रहा है? ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने का टाइम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1 to 3 ईयर जो है उसमें क्या करते हैं अपन? जो क्रॉप है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद में जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्रॉप्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं? ये स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली ईच फैमिली हैज़ अबाउट हाउ मच एरिया हेक्टेयर ऑफ द लैंड हैज़ राइज ट्री एंड कल्टिवेट फॉर द 3 to 5 ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 से 5 साल तक जो अपन ग्रो कर रहे हैं इसमें अपन प्लांट्स, तो वो कितने एरिया पे जो आपका टोग्या सिस्टम है उसमें किया जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो 0.8 to 1.7 जो है उस एरिया में ही ग्रो करते हैं एक फैमिली। नेक्स्ट है किंग ऑफ द टिम्बर। तो किंग ऑफ द टिम्बर, अब टिम्बर आपको पता कैसे चलेगा? कि आपको याद होंगे तभी तो पता चलेगा। इसलिए मैंने बार बार आपको बताया है कि आपको ये सभी प्लांट्स के नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो याद होने चाहिए। तो डलबर्जिया लेटिफोलिया है, टर्मिनेलिया अर्जुना है, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है या टिक्टोना ग्रैंडिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? टिक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है। उसके बाद में है व्हेन द सीडलिंग हैव टू कीप इन द नर्सरी फॉर द मोर देन ए ईयर इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू बेड्स अदर देन द सीडलिंग बेड्स।
कहने का मतलब जो आप जो प्लांट जो लगा रहे हो नर्सरी में, तो उनको 1 साल के लिए वहाँ पे रखते हो और उसके बाद में मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हो, तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ट्राइमिंग, फैलिंग, पोलार्डिंग और प्रिकिंग आउट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिकिंग आउट। ठीक है, किसी भी प्लांट को अपन ग्रो करते हैं और उसके बाद में उसको 1 साल के लिए उसको रखते हैं। उसके बाद में है इन्फीरियर ग्रोथ कंसिस्टिंग चीफली ऑफ स्मॉल एंड स्टैंडर्ड ट्री एंड सब्स। कहने का मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ ग्रोथ है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है, स्मॉल ट्रीज है, कुछ सब्स हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो आप देखते ही उसको क्या कर दोगे? स्कब जो है वो कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI लोकेटेड एट। तो कहाँ पे हैं? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, हैदराबाद, कोलकाता, केरला और देहरादून। ठीक है, तो ये क्या है आपका? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें डिफोरेस्टेशन रेफर्स टू। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट और डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ इसका मतलब है कि डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, लगातार क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन, अपन काट रहे हैं उसको, तो प्लांट है वहाँ से क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? डिफोरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सीरीज है वो कंप्लीट हुआ। इससे रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपको जो साइंटिफिक नेम है वो याद करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसीलिए मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं उन्हीं के आपको साइंटिफिक नेम जो है वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।